कुछ क्वेश्चन करेंगे। मोस्टली मैंने कहा था थ्योरी का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए, एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर से देता हूं। ये नीट का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है, और ये हीटिंग कर्व पर है। पढ़िए जरा और बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। कह रहा है लिक्विड ऑक्सीजन है, 50 केल्विन के टेम्परेचर पर है, और इसको हीट करते हैं 300 केल्विन तक। कांस्टेंट प्रेशर 1 atm पर। द रेट ऑफ हीट इज कांस्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। ध्यान रहे यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन है, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन है, और उसको 300 केल्विन तक हीट किया है। फिफ्टी केल्विन पर है, उसको हीट करेंगे, तो आपके हिसाब से कौन सा ग्राफ हो सकता है? किसी की वॉइस में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। कौन सा ग्राफ हो सकता है इसमें? लिक्विड ऑक्सीजन है 50 केल्विन पर, तो पहले लिक्विड ऑक्सीजन कन्वर्ट होगी गैस में। अब सॉलिड स्टेट तो इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन को क्या होना होगा? एवोपरेट होना होगा, या मैं कहूँ इसमें लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना होगा, यानी कि वेपोराइजेशन होगा, और फिर से वो गैस में फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि, लेकिन वेपोराइज होने से पहले, ठीक है, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक आना होगा कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट तक आना होगा, तो सही ग्राफ कौन सा हो जाएगा? बताइए। कौन सा ग्राफ हो जाएगा? फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला ग्राफ हो जाएगा। देखिए, लिक्विड ऑक्सीजन है तो लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर बढ़ेगा, 50 केल्विन से और ऊपर जाएगा। एक समय आएगा जब मेल्ट करेगी लिक्विड ऑक्सीजन, ये तो कंफर्म है, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकती। रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकती। रोहित कुशवाहा, तुम्हारा माइक से डिस्टरबेंस काफी आ रहा है, उसको म्यूट कर लो। रोहित, हाँ, मैं कह रहा था कि 50 केल्विन से 300 केल्विन है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गए। 27 डिग्री टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, तो ये तो कंफर्म है कि गैसियस फेज में आएगी 100%, और उससे पहले मेल्टिंग भी हुई होगी। लेकिन 50 केल्विन पर ऑक्सीजन थी लिक्विड फॉर्म में। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैं बता दूं कि -118 -118 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -118 डिग्री सेंटीग्रेड, -118 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसके बाद चैप्टर हमारा आज होपफुली शुरू हो जाए शायद। तो वहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और आपको पता होगा क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही कोई सब्सटेंस गैसियस फेज में हो सकता है, ठीक है, लिक्विड गैसियस फेज में हो सकता है, उसके नीचे लिक्विड फेज में होता है। तो ऑक्सीजन के लिए -118 होता है। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, बट इतना पक्का है कि 300 केल्विन पर गैसियस फेज में आई होगी। तो जो बेस्ट ग्राफ इसमें होगा, सॉलिड वाला पार्ट तो होगा नहीं, मेल्टिंग तो हुई नहीं होगी, वेपोराइजेशन हुआ होगा।
तो सही ग्राफ कौन सा हो गया, ए वाला। ये 2012 का AIPMT का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल देखते हैं। कुछ मैंने लास्ट क्लास में अपनी तरफ से कराए थे। कुछ ये मैं प्रीवियस ईयर से करा रहा हूँ, जिससे थोड़ा आइडिया रहे हमें कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी आए। कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये एक और क्वेश्चन है नीट का, प्रीवियस ईयर से 2016 में। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। पढ़िए पहले। कहा है a piece of ice falls from a height h so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of the ice gets converted into heat during its fall. The value of h is, h height बतानी, latent heat दे रखी है और g की वैल्यू दे रखी है। आंसर देख के मत बता देना, मालूम पड़ा किताब से देख के बता दिया। सॉल्व करो, सीखना है तो। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर की बुक तो सबके पास होती है, ली बुक सर ये आंसर है सबसे पहले बता दिया। सॉल्व करिए, सीखो। करिए। सर बी 136 किलोमीटर। अच्छा, 136 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है, आई थिंक। देखिए क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट है, साफ कहा है कि इसको ऊपर से जब हम गिराते हैं तो इसकी सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है नीचे आके काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो रही, बल्कि ये कह दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है आपको वो अपनी तरफ से, आपको ये नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, आपको क्या करना, आम खाने पेट थोड़ी गिनने। कहा है क्वेश्चन में तो वो आपको मान के चलना है जो दे रहा है। ऐसा रियल में नहीं होगा कि ऑल ऑफ इट्स एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी में भी तो जाएगी। लेकिन आपको कहा है कि काइनेटिक एनर्जी में नहीं गई, वो सारी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस था वो किस में गया, हीट में, हीट में गया। और ये मैं डेल्टा क्यू कह रहा हूँ। अब आगे एक बात और कही है कि ये जो हीट है इसका केवल 1/4 पार्ट आइस ने पिघलाने के लिए लिया, और ऊपर एच हाइट से जब हम इसको गिरा रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से m मास है और ऊपर से इसको हम गिरा रहे हैं, और ये यहाँ h हाइट पे पहुंचने पे पूरी तरह से पिघल गई। लेकिन इसे पिघलाने में इस जो हीट है इसका 1/4 पार्ट ही इस्तेमाल हुआ, यानी कि डेल्टा क्यू का 1/4 केवल पिघलाने में गया। तो अब आइस के लिए, पिघलाने के लिए ml। शुरुआत में टेम्परेचर आइस का क्या था ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो सकता था। अगर ये दे देता तो फिर हम इसमें एक ms डेल्टा टी और लेते, क्योंकि पहले बर्फ का टेम्परेचर मान के चलो -10 होता, तो ms डेल्टा टी यूज करते, पहले -10 से 0 पे आता और फिर बर्फ पिघलती। अब इसमें ये टेम्परेचर दिया नहीं है, तो कुछ कॉमन सेंस फिर हमें लगाना होता है कि जब दिया नहीं है तो बर्फ का टेम्परेचर 0 मान के चलेंगे। आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि आपने कैसे मान लिया या 0 ही क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम केवल इतना मानेंगे। और क्वार्टर पार्ट इस हीट का, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, ये वाला टर्म हम छोड़ देंगे। नाउ ये जो mgh है डेल्टा क्यू की जगह डिवाइडेड बाई 4 और m/l। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था W = JQ, तो ये W की जगह तो हमने mgh लिया है और Q हीट वाला पार्ट ml, ये J मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। अब आपने कहा सर W mgh की जगह क्यों, ये तो एनर्जी है। भैया mgh इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी, कह सकते हो कि नहीं, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा था mg और h डिस्टेंस चला, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो गया, फोर्स कांस्टेंट है और डिस्टेंस h डाउनवर्ड है, तो दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो W = JQ हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि डेटा आपको जो दिया है लेटेंट हीट वगैरह जो दिया है वो जूल पर केजी में दिया है। अगर ये कैलोरी में दिया होता
तो देन यू नीड टू यूज जे। ये बहुत सावधानी वाली बात है। और मालूम पड़ा कि आपने बिना जे को इस्तेमाल करे सॉल्व कर दिया, तो मैं आपको देखिए सिखा सकता हूँ, मैं आपको सावधान कर सकता हूँ, मैं आपको वार्न कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, फिर भी गलती करके आओगे तो उसमें मैं क्या करूँ? भाई क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास कुछ बच्चे तो करते ही नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे इतनी अच्छी नींद आती है, उसमें जग के क्लास करें सर, इतना काम मुश्किल हमसे हो नहीं सकता, है ना? लेकिन भैया जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो नींद तो छोड़नी पड़ेगी, है ना? नींद को छोड़ना पड़ेगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश किस लिए करनी है? सबसे पहले तो सुबह जगने के लिए कोशिश करनी है, नींद छूट जाए। कोई पड़ोसी सो रहा हो बगल में, रूममेट हो, तो जगा के उसे बिठा देना, ठीक है? तो खैर, W = JQ। तो यहाँ पे जे आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू आपको कैलोरी में दे रखी है, नहीं दे रखी, सॉरी, जूल पर केजी में दी है। पर यही अगर कैलोरी में दी होती तो आपको जे भी लिखना पड़ता। ये बात का ध्यान रखना है। अब मालूम पड़ा कि अगर कैलोरी में दिया, वो वैल्यू ऐसे ही रख दी आपने सीधे सीधे यहाँ पे, फिर आपको JML लिखना पड़ता, ये JML लिखना पड़ता। अगर आप बिना जे के लिख देते ना, बिना जे के लिख देते, तो आपका आंसर गलत आ जाता, अगर एल को कैलोरी में लेके चलोगे तो। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको सावधानी की जरूरत पड़ती है, और इस चक्कर में भी मत पड़ो। अगर आप एम मास केजी में, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एच मीटर में लेके चल रहे हो, तो इधर आप समझ जाओ कि ये वाली साइड आपको एसआई में मिलने वाली है, तो दूसरी साइड भी मास केजी में और एल जूल पर केजी में रखना होगा, तभी तो प्रॉपर कैलकुलेट होके आएगा। ऐसे भी समझा जा सकता है। खैर चलिए, तो अब देखो एम से एम चला गया, और एच आ गया भैया 4L/G। 4L/G, तो ये 3.4 इंटू 4, और 10⁵ डिवाइडेड बाई जी 10, तो 10⁴ बचा, ठीक है? 10⁴ बचा, तो ये आ गया आपका 34 इंटू 4 इंटू 10⁵ मीटर, तो ये 136 किलोमीटर आ जाएगा। तो द राइट आंसर इज बी। मैं एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा सवाल है। मैं क्योंकि इसको एग्जाम्पल में कवर किया है, तो थ्योरी में नहीं बताया, नहीं काफी लोग कराते भी हैं, तो मैं एक जनरल बात बताता हूँ। जनरल बात, इसका एक आंसर है जो बड़ा कॉमन सा है, कि बताओ कितनी हाइट से, सुनो मेरी बात ध्यान से, कितनी हाइट से किसी बर्फ के टुकड़े को गिराएं कि वो पूरी तरह से पिघल जाए, पूरी तरह से पिघल जाए, अगर ये मान लें कि उसकी सारी एनर्जी जो थी पोटेंशियल वाली, वो हीट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ कितनी कन्वर्ट हुई थी? 1/4। लेकिन पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो जाए तो हाइट 34 किलोमीटर आती है। ये एक स्टैंडर्ड केस है, ये एक स्टैंडर्ड केस है। ये वैल्यू भी आपको प्रॉपर दी है। आप जब इसको निकालोगे ना, अगर 100% हीट में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम हाइट जिससे बर्फ को गिराया जाए, तो वो आंसर 34 आता है। आता है, इसमें तो 1/4 कन्वर्ट करिए। अगली बार हो सकता है आ जाए, तो आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद भी रख सकते हो कि मिनिमम हाइट 34 किलोमीटर होती है। अगर बर्फ अपनी पोटेंशियल एनर्जी को 100% हीट में कन्वर्ट कर ले और पिघलने के लिए उसका इस्तेमाल करे, तो 34 किलोमीटर होती है। इसमें 1/4 करिए, इसलिए 136 आंसर आया। अब अगली बार फिर आ जाएगा, हाफ कह देगा, या 25% कह देगा, या 30% कह देगा, या 75% कह देगा कि इसको इस्तेमाल किया पिघलाने के लिए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो छोटी छोटी बातें हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद फर्दर। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस ईयर से, आप खुद करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अच्छा, ये आइस वाटर मिक्सचर का है। आइस वाटर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, उससे पहले थोड़ी देर में आएंगे आइस वाटर मिक्सचर, इसकी वगैरह।
एक दूसरा सवाल देता हूँ। इस पे लौटेंगे थोड़ी देर में, अभी आइस वाटर के केस में बता देता हूँ। वैसे करने को अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये 2019 जेई मेन का क्वेश्चन है। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी आइस वाटर का है, लेकिन आइस वाटर का केस मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, आपको कराऊंगा, तब हम इसको करेंगे नीचे वाले को, और एक जो अभी मैंने छोड़ दिया है। इसमें आप इस वाले क्वेश्चन को करिए। कह रहा है एन अननोन मेटल ऑफ मास 192 ग्राम heated to a temperature of 100 degree centigrade was immersed into a brass calorimeter of mass 128 gram containing 240 gram of water at a temperature of 8.4 degree centigrade. Calculate the specific heat of the unknown metal if the water temperature stabilizes at 21.5 degree centigrade. ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। इसमें देखिए मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको। ये कैलोरीमीटर है, और कैलोरीमीटर इसने ब्रास का बताया है। तो ब्रास कुछ तो हीट लेगा, कंडक्टिंग होता है, और इसमें कुछ पानी भी भरा हुआ है ना। तो पानी की मात्रा है इसमें 240 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रास है, ये ब्रास भी आपको दिया है 128 इमर्स ब्रास कैलोरीमीटर 128 ग्राम, ये ब्रास है। और एक मेटल का पीस है, ये मेटल का पीस इसमें डाल दिया गया, इसका मास है 192 ग्राम। इस अननोन मेटल के लिए एस एम कह रहा हूँ, वो मुझे निकालना है। पानी की स्पेशल हीट क्वेश्चन में तो नहीं दी है, लेकिन हमको पता है, और 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा ब्रास की स्पेशल हीट भी दे दी है क्वेश्चन में, लेकिन वो दी है आपको 394 जूल पर केजी। अब यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस था, इसका इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। 100 पूरा जो डाटा है उसको लिख लेते हैं। और इसमें पानी का जो टेम्परेचर था, यहाँ पानी का वो 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। और जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना होगा, ये हमें बता नहीं दे दिया है, फाइनल टेम्परेचर दे दिया है। फाइनल टेम्परेचर 21.5 दे दिया है ना, 21.5 फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अननोन मेटल ऑफ मास 192 ग्राम, ठीक है, हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, यानी इनिशियल टेम्परेचर था। और इसको फिर कैलोरीमीटर में डाल दिया। कैलोरीमीटर का मास दिया है 128 ग्राम, और इसमें 240 ग्राम पानी है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द अननोन मेटल इफ द वाटर स्टेबलाइजेस एट दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें आंसर भी जो दिए हैं वो जूल पर केजी पर केल्विन में दिए हैं। तो फिर पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी हम 4200 ले लेते हैं। ये मैंने आपको बताया ही था कि कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको 4200 का 4200 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब देखिए यहाँ पर दो टीम है। एक टीम है जो हीट दे रही है, और एक टीम है जो हीट ले रही है। एक टीम में ये मेटल है जो हीट देगा, और दूसरी टीम में पानी और कैलोरीमीटर है, ब्रास है, जो हीट लेगा। ठीक है, और इस तरह से फाइनल टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा, एक देने वाला डेल्टा क्यू लॉस्ट, और ये डेल्टा क्यू गेन्ड। अब गेन करने वाले दो हैं, ध्यान रखना। तो लॉस किसने किया, मेटल ने। मेटल का मास भैया 192 है, और सारा डाटा एसआई में है, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एम एस डेल्टा टी, एस हमें मेटल का निकालना है। और मेटल का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री हुआ करता था, और अब फाइनल टेम्परेचर 21.5 हो गया। अब देखिए 21.5 की जगह ये 25 दे देता तो इसका कुछ बिगड़ थोड़ी जाता, या 20 दे देता। भैया 21.5 होने की कोई कसम खाई थी क्या, नहीं। लेकिन कैलकुलेशन बेकार में लेंथी करनी है,
अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे देता तो खराब कोई दिक्कत आ जाती, या 25 दे देता, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है आपके लिए। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। गेंद में दो है, एक पानी है, पानी का मास 240 है, केजी में बदल लेते हैं 1000, और पानी की स्पेसिफिक हीट 2200 4200, और पानी का जो टेम्परेचर है देखिए 21.5 हो गया, कितने से 8.4 से। अब आप देखिए ये 8.4 की जगह 8 भी दे सकता था, 10 भी दे सकता था, तो ये कोई भला आदमी नहीं है जिसने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ब्रास में आ जाते हैं। ब्रास का मास था 128 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्रास की दी है 394। ठीक है, और इनटू टेम्परेचर वही 21.5 माइनस 8.4। खैर सॉल्व तो करना भैया, संघर्ष जीवन का नाम क्या है, संघर्ष, और ये संघर्ष आपका इन्हीं कैलकुलेशन से शुरू होता है। तो आप सॉल्व करिए, तब तक मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ। पावर। तो बाकी कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाना चाहिए, जो भी आ रहा हो। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, और इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। समझदारी भी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। 394 है, इसको 400 दे देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो एनीवे आप इसको सॉल्व कर लेना, मतलब कोई ऐसा टफ सवाल नहीं है। तो जो भी आंसर इसका आएगा, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन आसान तो नहीं है, टाइम टेकिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ सवाल है, और आप कहो तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ये सामने चार ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर मैं आपको दे देता हूँ। आंसर इसका डी है, आंसर इसका डी है, यानी 916, 916, 916 जूल पर केजी पर कैलोरी, ये आंसर दिया है, इसमें गिवन है। तो बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि 394 128 का मल्टीप्लाई करो, फिर इधर 21.5 माइनस 8.4 करो, तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। ठीक है, बनाने वाले ने क्या सोचा था पता नहीं, बच्चों से कोई खुन्नस रही होगी उसकी। एनीवे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेन है आपको फिजिक्स सीखनी है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, वो आप कर लोगे। टाइम टेकिंग होते हैं ऐसे सवालों में, टाइम जाया ना करके। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हाँ, एग्जाम में ये है कि टाइम बचे तो टाइम देना है, वैसे तो क्वेश्चन तो इजी है, बट नो डाउट इसने कैलकुलेशन फालतू कर दी, तो इसमें टाइम आपका जाएगा, और कोई तरीका भी नहीं है, आप इसको कितना शॉर्ट करोगे, क्योंकि ऑप्शन भी अब 916 है, 1654 है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो कितना भी राउंड ऑफ कर लो तो भी बहुत सारी चीजें, 192 है इधर, 100 माइनस 221.5 है, तो कैलकुलेशन तो है ही, अब उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए एक सवाल मैं देता हूँ अपनी तरफ से। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो दिख रहा है आपको, ये हम करेंगे थोड़ी देर में, आइस वाटर मिक्सचर पे ही आ रहा हूँ मैं। और एक ये फोर्थ वाला भी है, वाटर इक्विवेलेंट भी दिया है, वाटर और स्टीम का केस है, इसमें स्टीम पास कर दी गई है, वो केस मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अब ये आपने नोट कर ही लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन मेरी तरफ से, पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम is kept in a furnace
एक भट्टी में, फर्नेस में एक आयरन के टुकड़े को काफी देर तक रखा है और लॉन्ग टाइम। अब ये जो लॉन्ग टाइम है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आयरन को तब तक रखा गया जब तक उसका टेम्परेचर फर्नेस के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो गया, क्योंकि शुरुआत में जब उसमें रखा होगा तो टेम्परेचर कम रहा होगा फर्नेस से, फिर धीरे धीरे गर्म होकर एक स्टेडी स्टेट आ जाती है। तो लॉन्ग टाइम का मीनिंग ये है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ लेना है। एंड देन 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 put in a calorie put in a calorimeter of water equivalent 10 gram. Put in a calorimeter of water equivalent of 10 gram. ठीक है, उसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है, which contains 240 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें 240 ग्राम पानी है। 240 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें जो पानी भरा है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। If the temperature, yeah, if the mixture attain the equilibrium temperature, attain the equilibrium temperature of 60 degree centigrade, find the temperature of furnace, find the temperature of furnace। और स्पेसिफिक हीट आयरन की स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, वो आपको दी है 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप उसको 470 लेके ही चलेंगे। तो आपको फर्नेस का टेम्परेचर बताना है कि फर्नेस का टेम्परेचर क्या रहा होगा, यानी वही आयरन पीस को जब आप उसमें से निकाल के लाए होंगे तो आयरन पीस का टेम्परेचर जो रहा होगा वो टेम्परेचर डाउन होके 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया आयरन का, और जो पानी था उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन है। और वाटर इक्विवेलेंट, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि इसमें आप 10 ग्राम पानी और एक्स्ट्रा मान सकते हैं। जो कैलोरीमीटर ने हीट ली उसकी जगह आप 10 ग्राम और एक्स्ट्रा पानी मान सकते हैं। वाटर इक्विवेलेंट का तो देखिए, ये कैलोरीमीटर का मास नहीं दिया है बल्कि उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है। तो आप ये मान सकते हैं कैलोरीमीटर की जगह 10 ग्राम और एक्स्ट्रा पानी है, और इसमें पानी जो दिया है वो अलग से दिया है 240 ग्राम वाटर, और एक आयरन का टुकड़ा है। यहाँ से मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर जो था वो हमें निकालना है। इसका इनिशियल टेम्परेचर वही होगा जो फर्नेस का था, क्योंकि फर्नेस में से ही निकाल के लाए हैं, भट्टी में से। ठीक है, और इसमें आयरन का जो मास दिया है वो 100 ग्राम दिया है। आयरन का मास 100 ग्राम दिया है, आयरन की स्पेसिफिक हीट दे रखी है। तो अब देखिए, यहाँ भी दो पार्टी हैं, एक लेने वाली और एक देने वाली। तो हीट लॉस किसने किया और हीट गेन किसने किया, ये यहाँ समझना है। तो हीट लॉस करने वाले में कौन है? आयरन। तो आयरन का मास 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्पेसिफिक हीट 470, सारा डाटा SI में है, और इसका टेम्परेचर T था जो बाद में ठंडा हुआ होगा, तो फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री पहुंच गया। इसके बाद इधर आ जाते हैं दूसरी तरफ,
दूसरी तरफ कैलोरीमीटर ने हीट ली और पानी ने हीट ली। तो पानी 240 ग्राम था और कैलोरीमीटर के इक्विवेलेंट 10 ग्राम पानी ले सकते हैं। तो कुल मिला के पानी हो गया भैया 250 ग्राम, यानी कि 250। ठीक है, और इनटू पानी, अब हमने 250 ले लिया, तो पानी की हम जानते ही हैं एक, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखनी है, ये गलती हो जाती है कई बार, हम डेंसिटी रख जाते हैं जल्दी में। तो 4200, और जो टेम्परेचर है वो 20 हुआ करता था पहले, और अब 60 हो गया, तो 60 माइनस 20, ये टेम्परेचर चेंज आ गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 1000 तो चला गया, 2 जीरो और 2 जीरो ये चले गए, 1 जीरो ये भी चला गया। ठीक है, तो इधर तो बचा भैया 47 और टी माइनस 60, और दूसरी तरफ 25 और 42 इधर है, और 40 ये है। यहाँ से 40 और 25 हो गया 1000 मल्टीप्लाई करके, तो ये 42,000, और डिवाइडेड बाई 47 इधर से ले आता हूँ मैं, और टी की वैल्यू प्लस 60 और कर देंगे, तो 42,000 अपॉन 47 प्लस 60 ये आ जाएगा। मैं इसे कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ आपको। तो 42,000 डिवाइडेड बाई 47 और प्लस 60, ये आ गया आपका 953, 953.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर आया फर्नेस का 953.6। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको आगे आइस वाटर मिक्सचर के ऊपर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आइस स्टीम का केस भी हम देखेंगे। आइस मिक्सचर वाटर का केस जो है, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आप देख लो, नोट कर लो, फिर हम आइस वाटर कॉम्बिनेशन पे आते हैं। इसमें कुछ डेटा, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट वगैरह की हमें जरूरत पड़ेगी, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और एक बार बता दूंगा। ठीक है, सर। हाँ बोलो। सर ये वाटर इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा बता दीजिए सर। वाटर इक्विवेलेंट मैंने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था, और उससे पहले समझाया भी था। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैलोरीमीटर जो दिया है आपको, उस कैलोरीमीटर जितनी हीट लेगा और उससे एक सर्टेन टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, उतना ही हीट से कितने पानी का उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो कैलोरीमीटर है उसकी जगह हम जितना भी दिया हो, यहाँ 10 ग्राम दिया है, तो आप कैलोरीमीटर भूल जाओ कि कैलोरीमीटर है, आप ऐसा मान सकते हैं कि उसकी जगह 10 ग्राम एक्स्ट्रा पानी है। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब यही है, यानी कैलोरीमीटर जितनी हीट लेता अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कितना बढ़ा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 हुआ करता था और 60 हो गया, तो जितनी हीट ये कैलोरीमीटर लेता अपने टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, उतनी ही हीट से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, तो पानी की जो मात्रा होगी वो 10 ग्राम होगी। यानी इसके इक्विवेलेंट हो गया, कैलोरीमीटर को हटा दो और कैलोरीमीटर की जगह 10 ग्राम पानी मान लो। अब पानी की हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होती है, जैसे हमने यहाँ पे 4200 ली है, 240 ग्राम तो पहले से पानी था, और जो कैलोरीमीटर है उसको हटा दो, उसकी जगह 10 ग्राम पानी सोच लो, बस इतना सा करना होता है। तो कुल पानी कितना हो गया, 250। बात ओके आई को सर। समझ? यस सर, यस सर। हाँ, कल भी तो समझाया था मैंने, वाटर इक्विवेलेंट समझाया था पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन भी कराया था। कोई भी क्वेश्चन आएगा वाटर इक्विवेलेंट में, आपको क्या करना है, जो सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट दिया है वो सब्सटेंस कंसीडर करो ही मत, उसकी जगह जो वाटर इक्विवेलेंट दिया हो उतना पानी मान के ms डेल्टा टी लगा दिया करो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आइस वाटर मिक्सचर के क्वेश्चन, अच्छे सवाल बनते हैं आइस वाटर मिक्सचर पे, और इजी भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं। पहले मैं आइस वाटर मिक्सचर के करा रहा हूँ, फिर स्टीम का केस भी हम इसी में लेते हैं।
आइस वाटर मिक्सचर में यहाँ आप अपनी कॉपी में एक इस तरह की टेबल बना लें। तो ये यहाँ पर मिक्सचर में इनिशियल कंटेंट यानी कि कितना पानी है, कितनी बर्फ है ऑफ मिक्सचर, ये फाइनल टेम्परेचर, और यहाँ पर फाइनल कंटेंट। फाइनल कंटेंट का मतलब है अगर मान लीजिए बर्फ पिघल गई तो कितना, बर्फ पिघल गई पूरी पिघल गई तो कितना फाइनल पानी हुआ, या अगर कुछ बर्फ बची रह गई है तो कितनी बर्फ बची और कितना पानी हो गया। ये इस तरह की तो आपको वो दो चीजें पूछी जाती हैं, या तो फाइनल टेम्परेचर पूछेगा या फाइनल कंटेंट में क्या होगा। ठीक है, तो मैं काफी क्वेश्चन तो आपको करा ही रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा अगर आइस वाटर पे आपको करने हो तो इसमें जैसे प्रीवियस ईयर में तो 2-4 सवाल ही मिलेंगे, कुछ यूनिवर्सल वगैरह में भी मिल जाएंगे, अगर किसी के पास हो तो उसमें और प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके पास कोई पैकेज उसमें भी दे रखे हो वहां से भी लगा देना। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ हमको पानी की स्पेसिफिक हीट पता है, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आइस की स्पेसिफिक हीट हमें पता है, दैट इज 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और लेटेंट हीट आइस की हमें पता है 80 कैलोरी पर ग्राम। मैं कैलोरी में ही दे रहा हूँ डेटा, थोड़ा कैलकुलेशन कैलोरी से आसान रहती है। आप चाहो तो फिर मैंने आपको बताया कि 40 to 100 का मल्टीप्लाई करके एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट आइस के अलावा स्टीम की मैंने पीछे बता दी है, फिर एक बार लिखा दे रहा हूँ, हालांकि स्टीम का क्वेश्चन हम आगे लेंगे, अभी मैं केवल आइस और वाटर का केस डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और आसान क्वेश्चन, 1 ग्राम आइस और टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर आइस का न बताया हो तो आप बाई डिफॉल्ट 0 लेके चलेंगे, क्योंकि 0 से कम भी हो सकता है, -10 -20 पे भी आइस हो सकती है। और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 0 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। इसमें आप ये मत पूछना कि सर कितना लें, वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आइस का बाय डिफॉल्ट आप 0 ले सकते हो। ऐसे ही स्टीम का टेम्परेचर अगर दिया है, क्योंकि स्टीम 100 से ऊपर ही बनेगी तो 100 या उससे ज्यादा होगा, अगर दिया ना हो तो बाय डिफॉल्ट आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलेंगे। ये मेरी एक एडवाइस है, बाकी आप छोड़ाओ केवल इस वजह से क्वेश्चन को कि सर हमें पता ही नहीं था, दिया नहीं था तो हमने तो छोड़ दिया, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप करके आओगे तो बाय डिफॉल्ट ये करके आओगे और उस पर पूरे नंबर मिलेंगे, आपका आंसर भी सही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 ग्राम आइस है और 1 ग्राम वाटर है। आइस का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड दे दिया, आगे अगर मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट 0 लेके चल रहा है। पानी का जरूर दिया जाएगा। तो अब आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कंटेंट क्या होगा। तो ऐसे सवालों को या तो इसी में हम इनफॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आइस ने पानी से पूछा कि मुझे पिघलना है, मेल्ट करना है, क्या तुम्हारे पास कुछ हीट एक्स्ट्रा है क्या? तो पानी ने कहा कि है, तो पर मैं ये चेक करके बताऊंगा कितनी अवेलेबल है, क्योंकि पानी ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आ सकता है, कितना नीचे गिरेगा। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, मतलब कम से कम कितना हो सकता है, कितना गिर सकता है डाउन, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और डाउन होकर 0 पे आ सकता है, इससे नीचे तो गिरेगा टेम्परेचर। तो पानी ने कहा कि मैं अभी चेक करके बताता हूँ। तो आइस को पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए, पानी ने भी पूछा कि तुमको कितनी रिक्वायरमेंट है, बोले ज्यादा नहीं, मुझे तो केवल 80 कैलोरी चाहिए। तो पानी ने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ मेरे पास कितनी अवेलेबल है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एल, पिघलना ही तो है, m इंटू एल, 80 कैलोरी चाहिए। पानी ने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ कितनी मैं दे सकता हूँ हीट। तो इसके पास 20 डिग्री का टेम्परेचर जब डाउन होके ज्यादा से ज्यादा जाएगा, मैक्सिमम कितना दे सकता है। तो इसने आइस से रिक्वेस्ट भी किया कि जितनी भी मैक्सिमम हो पॉसिबल हो वो दे देना। तो इसने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ अभी कितना है। तो एम एस डेल्टा टी, अब ये चेक करके बता रहा है, m इंटू एस स्पेस हीट 1, और टेम्परेचर में चेंज 20 से 0 हो गया। तो पानी ने कहा कि मेरे पास 20 कैलोरी है, तुमको कितनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैं 20 कैलोरी अवेलेबल करा सकता हूँ। बोले मुझे तो 80 कैलोरी चाहिए थी। तो पानी ने कहा सॉरी। बोले कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं, 20 कैलोरी ही दे दो तुम,
कुछ तो पिघलेगी बर्फ। तो 20 कैलोरी से कितनी बर्फ पिघल जाएगी? कुछ बची भी रह जाएगी, क्योंकि 80 कैलोरी तो केवल पिघलाने के लिए चाहिए थी, मेल्ट करने के लिए चाहिए थी, लेकिन यहाँ 20 कैलोरी अवेलेबल है, तो बर्फ को पिघल पाएगी, लेकिन पूरी नहीं पिघल पाएगी। और अगर कोई भी सब्सटेंस बचा रह जाता है, जैसे आगे भी मैं बता दूं, स्टीम का केस भी आएगा, अगर स्टीम बची है तो, या आइस बची है तो, अगर कोई चीज बच जाती है, पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाती या कंडेंस नहीं हो पाती, तो फाइनल टेम्परेचर फिर उसी का होता है। तो यहाँ फाइनल टेम्परेचर के बारे में कह सकता हूँ कि पानी 20 से 0 पे आ गया, अपनी पूरी हीट भी दे दी, उसके बाद भी बर्फ पिघली नहीं, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा भैया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बर्फ पूरी पिघली नहीं है। अब सवाल यह है कि बर्फ पिघली कितना फिर? बोलो। 1/4। 1/4। आप सीधे सीधे देख सकते हैं, 20 कैलोरी है और 80 कैलोरी है, तो 20 कैलोरी और 80 कैलोरी में अगर रिलेशन देखें तो 1/4 का है, यानी आइस जितनी थी उसका 1/4, और यहाँ 1 ग्राम ही थी, तो 1 ग्राम का 1/4 यानी 1/4 ग्राम। तो अब यहाँ फाइनल कंटेंट में बर्फ बची कितना? तो मैं कह सकता हूँ 3/4 ग्राम बर्फ बची। और पानी कितना बचा? तो 1 ग्राम तो पहले से था ही, और बर्फ का भी पानी बन गया, तो 1/4 ग्राम पानी और बन गया, तो कुल मिला के 1 पानी था, 1 ग्राम, 1/4 बर्फ का बन गया, तो ये 1 + 1/4 ग्राम वाटर, यानी 5/4, यानी कि 5/4 ग्राम पानी। और इसके अलावा यहाँ पर 3/4 ग्राम आइस। एक सलाह और दूंगा आगे के लिए, वैसे तो गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप हमेशा जब इनिशियल मास कितना था, तो 2 ग्राम था इनिशियल मास पानी और आइस का मिला के। और फाइनल मास को भी चेक कर लिया करो, क्योंकि कई बार कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना, या हमसे सही से नहीं निकला कि आइस कितना पिघली, तो मास लास्ट में फाइनल कंटेंट में जो आएगा वो गड़बड़ आ रहा होगा, तो इससे भी कई बार आपकी गलती पता लग जाती है। तो यहाँ 3/4 और 5/4 मिला के टोटल मास 8/4 यानी 2 ग्राम है, और शुरुआत में मास कितना था? 2 ग्राम था। तो कभी कभी कुछ सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो यहाँ पे पकड़ में आ जाती है हमारे, और उनको हम देख के, जैसे अगर मास बराबर नहीं आया, कुछ ज्यादा कम हो गया है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? तो वो आपको पता लग जाएगा पानी टोटल मास को चेक करके, ठीक है? ये आपका पहला केस। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में मान लो अभी भी 1 ग्राम आइस है, मैं टेम्परेचर नहीं दे रहा हूँ, तो आपको क्या मान के चलना है? इनिशियल टेम्परेचर बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलना है। और अब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 80 कैलोरी है। फिर इनमें वार्तालाप हुआ, फोन किया इसको बर्फ ने, और कहा कि मुझे चलना है, क्या कोई हीट अवेलेबल है? तो पानी ने पूछा कितनी चाहिए, कि वही 80 कैलोरी चाहिए, 1 ही ग्राम है। तो पानी ने कहा मैं चेक करके बताता हूँ। तो पानी चेक करके बता रहा है MS डेल्टा टी, मास है 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1, और टेम्परेचर 80 - 0, कितना गिरेगा ये? 80 से 0 आ जाएगा, इससे तो डाउन हो नहीं सकता। तो पानी ने कहा मेरे पास 80 कैलोरी है। बर्फ को बहुत खुशी हुई जान के, बोले बहुत अच्छा है, मुझे भी इतनी ही चाहिए, दे दो सारी हीट। अब सारी हीट लेके बर्फ का क्या होगा? बर्फ का क्या होगा? पानी पानी, आज ब्लू है, पानी पानी, पूरी बर्फ पिघल जाएगी। 80 कैलोरी हीट लेके बर्फ पूरी पिघल जाएगी, और पानी का टेम्परेचर 0 आ चुका था, पानी ने अपना सब कुछ त्याग दिया, जो हीट थी वो दे दी, और देने के बाद पानी के पास टेम्परेचर हो गया 0, और बर्फ भी केवल पिघल पाई, बर्फ भी केवल पिघल पाई, टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि 80 कैलोरी थी, पानी ने सारी दे दी, खुद 0 पे आ गया, और बर्फ को 80 कैलोरी देने के बाद बर्फ भी पिघल के पानी बनी, वो भी कैसा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी। तो फिर यहाँ फाइनल कंटेंट में 0 ग्राम क्या है? आइस, और पानी ही पानी है 2 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम बर्फ का और 1 ग्राम पानी पहले से था, इस तरह से 2 ग्राम पानी हो गया। टोटल मास पहले का और बाद में सेम है ना? ये चेक कर लिया करो। तो 2 ग्राम वाटर, 0 ग्राम आइस एंड 2 ग्राम वाटर, ठीक। इसी में और क्वेश्चन में अभी करा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने इजी क्वेश्चन से शुरुआत करी।
अब देखिए इसके बाद 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम आइस, टेम्परेचर नहीं दे रहा हूँ तो 0 पे लेना है, और 2 ग्राम पानी है और पानी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कंटेंट क्या होगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले तो बर्फ ने इसको फोन किया, पूछा कि मुझे कुछ हीट की जरूरत है तो बताओ तुम्हारे पास क्या है। तो पानी ने इसको पूछा कि तुमको कितनी चाहिए। अब बर्फ का टेम्परेचर मैंने दिया नहीं तो आपको 0 ही लेके चलना है। तो यहाँ पर ml 80 कैलोरी हो गई। तो बर्फ ने कहा भाई 80 कैलोरी ही चाहिए। तो पानी ने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ कितनी मेरे पास अवेलेबल है। तो MS डेल्टा टी, पानी लास्ट क्या आ सकता है, 0 तक आ सकता है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर उसकी स्टेट ही चेंज हो जाएगी। तो 2 ग्राम पानी, पानी की स्पेसिफिक 1 और ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री नीचे गिर सकता है। तो पानी ने कैलकुलेट करके बताया कि मेरे पास 100 कैलोरी है, तुमको कितनी चाहिए। बोले मुझे तो केवल 80 चाहिए। बोले कि कोई बात नहीं 80 ले लो। तो 80 लेने के बाद बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा, और पानी तो यहाँ मैं कहूँगा 0 ग्राम आइस, 0 ग्राम आइस और टोटल 3 ग्राम पानी। कैसे भाई, जो 2 ग्राम पानी है वो तो पानी ही रहना है, और 1 ग्राम बर्फ पिघल के पानी बन गया तो 3 ग्राम। अब सवाल ये है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये 80 कैलोरी लेके अभी भी 20 कैलोरी बची भी तो है। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। इसका क्या होगा, ये ऐसी थोड़ी पड़ी रहेगी। ये जो 3 ग्राम पानी आ चुका है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है। तो एक तरफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 ग्राम पानी पड़ा है और एक साइड में 20 कैलोरी हीट पड़ी है खाली। तो 20 कैलोरी हीट ऐसे तो जाएगी नहीं, वो क्या करेगी, 20 कैलोरी हीट इस 3 ग्राम पानी जो बन चुका है इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो फाइनल टेम्परेचर फिर से हम निकालेंगे। 20 कैलोरी जो बची थी ना, 100 में से 80 तो पिघलाने में चली गई, 20 जो बची है, और ये 3 इसका मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की 1, और टेम्परेचर T हो गया कितने से, 0 से। तो ये टेम्परेचर आ गया 20/3 यानी 6.67 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अगले सवाल में जैसे मान लो 2 ग्राम आइस, और आपके टेम्परेचर ही बदलते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस इसके साथ पानी है 5 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का भी टेम्परेचर अब के मैंने बदल दिया, क्योंकि 0 होगा हर बार ऐसा तो जरूरी है नहीं। तो अब भैया देखो, आइस पिघलेगी नहीं, पहले पिघलने से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगी और उसके बाद पिघलना शुरू होगा। तो हमको क्या करना होगा ऐसे सवालों के लिए, मेरा जो तरीका थोड़ा इनफॉर्मल है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो पहले बर्फ या पहले टेम्परेचर, तो पहले टेम्परेचर होगा, पहले -20 से 0 पे आएगी। तो बर्फ है 2 ग्राम। अब देखिए यहाँ बर्फ का स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो स्पेसिफिक हीट बर्फ की लिखेंगे, तो वो मैंने ऊपर ही लिखा दी हाफ स्पेसिफिक हीट। और बर्फ का टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर 0 हो गया -10 से, तो 10 डिग्री का इंक्रीमेंट। और इसके बाद बर्फ को पिघलने के लिए जो चाहिए 2 × 80। यहाँ ये हम चेक कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है। तो रिक्वायरमेंट भैया 170 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। 2 से 2 गया और इधर से 160 10। अब अभी ये केवल पिघलाने के लिए चाहिए। तो पानी से पता करना पड़ेगा कि पानी के पास इतनी हैवी कि नहीं है पिघलाने के लिए। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू MS डेल्टा। पानी लास्ट कितने तक आ सकता है, 0 तक। पानी लास्ट 0 तक आ सकता है। तो 5 ग्राम पानी, स्पेसिफिक हीट 1, और ये 30 से 0, तो 150 कैलोरी है। तो आइस ने जब फोन किया तो इसने पहले से तैयार की थी। बोले फोन करके पूछेगी आइस, तो बताया कि मेरे पास 150 कैलोरी है, तुमको कितनी चाहिए। तो उसने कहा पिघलने के लिए 170 चाहिए थी, 170 कैलोरी। बोले ये तो कम है। बोले कोई बात नहीं, पिघल नहीं पाएंगे लेकिन टेम्परेचर तो कुछ राइज हो जाएगा। भैया टेम्परेचर राइज करने के लिए 0 पर आने के, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 0 पर आने के लिए MS डेल्टा टी करना है, और उसके लिए सिर्फ 10 कैलोरी की जरूरत है। तो
150 में से 10 कैलोरी तो मिल ही जाएगी। उसके बाद इसको पिघलने के लिए 160 चाहिए थी, 160, ध्यान देना 160 चाहिए थी, लेकिन अब बची कितना भैया, 10 तो पहले ही चली गई जीरो पे लाने में, अब बची कितना 140 कैलोरी, जबकि चाहिए कितनी थी 160 कैलोरी। समझो 160 कैलोरी चाहिए थी जबकि बची है 140, यानी पूरी बर्फ पिघल पाएगी क्या, पूरी बर्फ पिघल पाएगी क्या, कुछ बर्फ तो बची रह जाएगी। पर हाँ एक बात है कि बर्फ का टेम्परेचर 10 कैलोरी हीट लेने के बाद -10 से 0 आ चुका है, -10 से 0 आ चुका है। तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा यहाँ पर, बर्फ का इसका मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। मैंने अभी बोला अगर कोई भी सब्सटेंस बचा रह जाता तो फाइनल टेम्परेचर उसी का होता है। आपने कहा सर आपने फाइनल टेम्परेचर 0 क्यों लिखा, -10 क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा तो यार कि 10 कैलोरी की जरूरत थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने पे, उतनी तो अवेलेबल है। तो बर्फ का टेम्परेचर 10 कैलोरी लेने के बाद 0 पे आ गया है, और अब बर्फ 0 पर है, और अब बर्फ ने पिघलना शुरू किया, लेकिन पूरी नहीं पिघल पाई क्योंकि 140 कैलोरी ही है अवेलेबल, लेकिन 160 कैलोरी चाहिए थी। तो अब सवाल ये है कि कितनी बर्फ पिघली होगी, तो सीधा सीधा फ्रैक्शन निकाल लेंगे। रिक्वायरमेंट थी 160 की, अवेलेबल है 140, तो अब इसमें मैं कह सकता हूं कितना फ्रैक्शन बर्फ का पिघला होगा, कितना फ्रैक्शन, तो ये मैं कह सकता हूं 7/8 फ्रैक्शन पिघला होगा। ध्यान रहे 7/8 फ्रैक्शन कितने का, 2 ग्राम का विल मेल्ट। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि 140 कैलोरी हीट है अवेलेबल, 160 पूरी तरह से पिघलाने के लिए चाहिए थी, तो हमने उसका फ्रैक्शन निकाला 140/160, दैट इज 7/8 फ्रैक्शन ऑफ 2 ग्राम। 2 ग्राम आइस का मेल्ट किया होगा, 7/8 फ्रैक्शन। तो अब ये कितना हो गया, तो 7/8 2 ग्राम का, तो 7/4 ग्राम आइस पिघल गई, आइस मेल्ट। अब आइस मेल्ट हुई तो इसका क्या बन गया, पानी। तो 5 ग्राम पानी पहले से था, 5 ग्राम पानी पहले से था, तो अब 5 ग्राम में ये आइस का जो पानी बना ये और ऐड हो जाएगा। तो फाइनल कंटेंट में आप देखो बर्फ कितनी बची, आइस बची भैया 2 ग्राम हुआ करती थी, उसमें से 7/4 ग्राम चली गई, तो 4 2 8 -7 1/4 ग्राम बर्फ बची। इसके अलावा पानी कितना हुआ, तो पानी 5 ग्राम तो पहले से ही था, उसमें ये बर्फ वाला 7/4 और ऐड हो गया, तो ये 27/4 ग्राम वाटर, ये फाइनल कंटेंट हो गई। अब दोनों का टोटल करके देखो, तो ये 27 और एक 28 डिवाइडेड बाई 4, तो 7 ग्राम मास है फाइनल। और शुरुआत में भी अगर आप मास देखें तो 2 ग्राम, और ये 5 ग्राम 7 ग्राम ही था। इससे क्या होता है, कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होती है ना, तो वो आपको पता लग जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। एक सवाल और मैं करा देता हूं इसमें, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, या हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अगली क्लास 8:15 से ही है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, आप भी 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, 8:15 पे फिर से कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, अगर कुछ रह गया तो अगली क्लास में देख लेना, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। थोड़ा आगे दिखा दीजिए, आगे की तरफ दिखा दीजिए, आगे के ऊपर, ऊपर की तरफ सर। और शुरुआत में सर, शुरुआत में क्वेश्चन अगर आएगा ना पहले, ये वाला और पहले इससे पहले वाला, ये कराया था मैंने। यस।